हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे आज के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपका टीचिंग एग्जाम्स आपके जो भी होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, DSSSB, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को आपके साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली डिस्कस किया जाता है। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों के विकास का क्रम डैश डैश होता है। ऑप्शन ए, अमूर्त से मूर्त की तरफ, बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी, पैरों से सिर की ओर, या डी, हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो देखिए, बच्चे का जो विकास का क्रम होता है वो होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये क्या होता है? देखिए, बच्चे का सबसे पहले समझिए, जो गर्भ धारण होता है बच्चे का, सबसे पहले सर बनता है। सर के बाद धीरे धीरे उसके हाथ पैर, पेट वगैरह ये सभी बनने लगते हैं और धीरे धीरे जो विकास होता है, या आप बनने से छोड़िए, आप जब बच्चा सीखता है वही देख लीजिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो सीखता है तो पहले ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे आपकी सूक्ष्म कौशलों को करने लगता है, वही विशिष्ट की ओर जाता है, हाथ से लिखने लगता है ना। पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता था, अब वो कुछ उंगलियों का इस्तेमाल करके लिखना शुरू करता है, तो वो विशिष्ट की ओर हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए, आनुवांशिकता, बी, वातावरण, सी, उपयुक्त दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, विद्यार्थियों की शिक्षा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो होती है आपकी आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों की होती है। भाई, आनुवांशिकता आपकी जो जीन्स के द्वारा आपको गुण प्राप्त होते हैं, पूर्वजों के द्वारा, आपकी पीढ़ी के द्वारा, वो आपकी आनुवांशिकता होती है। और वातावरण जो आपका आसपास का माहौल है, परिवेश है, वो आपका वातावरण। उन दोनों का प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व पर, बच्चे की शिक्षा पर, बच्चे के शारीरिक विकास पर, यानी कि संपूर्ण विकास पर पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की डैश डैश। ऑप्शन ए, प्राथमिक एजेंसियां हैं, बी, मध्य एजेंसियां हैं, सी, द्वितीयक एजेंसियां हैं, या डी, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। तो देखिए, परिवार और पास पड़ोस जो है बच्चे की एक प्राथमिक एजेंसियों के रूप में होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। कैसे? देखिए, बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले परिवार में लेता है, तो परिवार से उसका समाजीकरण जन्म लेने से ही प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण जैसे जैसे परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपना बर्ताव करते हैं, वैसे वैसे बच्चे को करने को कहते हैं, वैसे वैसे बच्चा भी नकल कर करके, अनुकरण कर करके वही करने लगता है। ऐसे ही बच्चा परिवार के बाद कहाँ जाता है? भाई, परिवार के बाद आस पड़ोस। सीधी सी बात है, डायरेक्ट ऐसे तो नहीं विद्यालय चला जाएगा। पहले आस पड़ोस में खेलता कूदता है, फिर आपका उसके बाद विद्यालय जाने की उम्र होती है तो विद्यालय जाता है, तो विद्यालय आपका द्वितीयक सामाजिकरण आता है। यहाँ आपका प्राथमिक एजेंसियाँ हो जाएंगी ये परिवार और पास पड़ोस। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक, बी, स्किनर, सी, जीन पियाजे, या डी, पावलाव। तो देखिए, ये कथन था इस पियाजे महोदय का, जो जीन पियाजे, जिन्होंने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत 4 चरण बताए हैं। 4 चरण में संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ये आपकी 4 अवस्था बताई थी संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में खुद अपनी समझ को निर्मित करते हैं। बच्चे खुद समझते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है दुनिया में, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं, ये ऐसे कैसे हो रहा है, सक्रिय समझ रखते हैं। ये जीन पियाजे महोदय का स्टेटमेंट था। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा चरण कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, पारंपरिक चरण, बी, अपारंपरिक चरण, सी, उत्तर पारंपरिक चरण, या डी, पूर्व पारंपरिक चरण। तो देखिए, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत उन्होंने 3 आपके चरण बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? देखिए, आपका पहले बताया उन्होंने कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक चरण, दूसरा आपका पूर्व, एक देखिए मैं क्रम से बताता हूँ, तो एक आपका आता है सबसे पहले पूर्व, है ना, पूर्व संक्रियात्मक यानी कि पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल, और दूसरा आता है कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, और तीसरा आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत बोल देते हैं उसको।
तो देखिए पहला चरण पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा पश्चिम परंपरागत। तो जो ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक चरण जो है ये इनके चरण में शामिल नहीं है। इन्होंने 3 चरण दिए थे, ये आपके सामने है। बी आपका यहाँ पर नहीं था, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? यानी कि निकट के विकास का क्षेत्र जो होता है उसका प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, बी लेवी वाइगोत्स्की, सी कार्ल रोजर्स या डी बंडूरा। तो देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है? ZPD है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है। इसकी अवधारणा किसने दी थी? लेवी वाइगोत्स्की ने दी थी भाई। किसने दी थी? लेवी वाइगोत्स्की ने दी थी। अब ZPD होता क्या है? तो ZPD देखिए होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को ये सर्कल जो है यहाँ पर सॉरी मैं दोबारा से बनाता हूँ एक बार। ZPD देखिए यहाँ पर कोई बच्चा है, ये बच्चा हो गया मान लीजिए, और बच्चे को यहाँ तक जाना है ना, इस बड़े सर्कल तक जाना है, ठीक है, बड़े सर्कल तक जाना, लेकिन बच्चा इस छोटे सर्कल तक काम कर पा रहा है खुद से, यहाँ तक नहीं जा पा रहा। तो इससे लेकर और यहाँ तक का जो ये गैप है ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका ZPD कहलाता है। और इसी को कोई भी व्यक्ति या उसका शिक्षक, कोई भी साथी उसको सहारा दे करके एक तरह से धीरे धीरे वहाँ तक ले जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? स्कैफोल्डिंग हो जाती है। वो क्या हो जाती है? स्कैफोल्डिंग। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 80 तक बच्चा पहुँच रहा था, 100 तक नहीं पहुँच पा रहा, तो उसको धीरे धीरे उसको समझाते हुए, करवाते हुए, साथ सहयोग देते हुए उसको 100 तक ले जाना, वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग। और जो 80 से 100 के बीच का जो गैप है ये गैप है आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया था आपका लेवी वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम, ऑप्शन ए एक सरल प्रक्रिया है, बी एक सामाजिक प्रक्रिया है, सी केवल औपचारिक अनुदेशक द्वारा ही हो सकता है, या डी परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा में जो अधिगम होता है वो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। प्रगतिशील शिक्षा में जो अधिगम होती है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सभी बच्चे सहयोगात्मक प्रकार से एक दूसरे के इंटरेक्शन करके आप अधिगम करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश डैश होता है। यानी कि कोई भी बच्चा है सीखने के लिए कब प्रेरित महसूस करेगा? वो जब क्या होगा? जब कार्य कैसा होगा? ऑप्शन ए मूर्त और अत्यधिक जटिल, बी उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, सी अप्रासंगिक, या डी बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो देखिए विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित कब महसूस करेगा? जब जो भी कोई भी कार्य है, वो कोई भी टास्क है, वो उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होगा, है ना, वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा। बच्चा अधिक प्रेरित महसूस करेगा और अच्छे ढंग से प्रभावी तरीके से वो सीखेगा उस चीज़ को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? यानी कि जो रचनात्मकता होती है ये कौन सा प्रकार का चिंतन होता है? ऑप्शन ए अत्यधिक चिंतन, बी अधिचिंतन, सी विमर्शी चिंतन, या डी अपसारी चिंतन। तो देखिए रचनात्मकता क्रिएटिविटी होती है ये आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। यानी कि किसी भी समस्या को एक भिन्न तरीकों से हल कर पाने की क्षमता, नए नए विचार ला पाने की क्षमता, मौलिकता की क्षमता होती है, नवीन परिणाम लाना, ये सभी आपकी रचनात्मकता, अभी अपसारी चिंतन या सृजनात्मकता के उदाहरण होते हैं। ये होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी अध्यापक में कुंठा, या डी सीखने के समृद्ध संसाधन। तो देखिए एक कक्षा में आपके बहुभाषी विद्यार्थी हैं तो यह स्थिति होगी सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। उस बहुभाषा को, बहुभाषी छात्र को, और एक ऐसा नहीं है एक ही छात्र हो, और भी हो सकते हैं, तो उनकी भाषा को आप सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु, बी विद्यार्थियों की आयु, सी वैयक्तिक विभिन्नता, या डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखिए सबसे अधिक ध्यान विषय वस्तु का नहीं रखना, विषय वस्तु का नहीं रखना, सबसे अधिक ध्यान रखना है वो आपका
व्यक्तिक विभिन्नता का रखना है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, क्योंकि भाई हर बच्चे की रुचि अलग होती है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है ना। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अध्यापन कार्य करना है। तो व्यक्तिक विभिन्नता सबसे जरूरी है, उसको ध्यान में रखा जाए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ाती है? ऑप्शन ए छात्रों की शारीरिक दंड, बी वृत्तियों की परीक्षाओं के लिए सीखना, सी विविधता का सम्मान, या डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो देखिए ऐसी कौन सी प्रथा है जो शिक्षा में समावेशन को बढ़ाती है? वो बढ़ाती है आपकी विविधता का सम्मान, यानी कि हर तरह की विविधता जो होती है छात्रों में, उन सभी का सम्मान कर किया जाए तो वो आपका शिक्षा में समावेशन को बढ़ाती है। देखिए ये डायरेक्टली आपका किसकी ओर इशारा हो रहा है? ये हो रहा है समावेशी शिक्षा की ओर, है ना। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या होती है भाई? अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बिठा करके एक ही छत के नीचे उन सभी को शिक्षा दिया जाना आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। भाई एक प्रकार से नहीं, अब अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है। भाई किसी को कैसे समझ आ रहा है, बच्चे को नहीं समझ रहा, तो आप टीचिंग मेथड जो होता है, आपको शिक्षण विधि है उसको दूसरी से पढ़ाइए, दूसरा चेंज कर लीजिए आप मेथड पढ़ाने का, लेकिन बच्चे को समझ आना चाहिए। तो यही आपकी समावेशी शिक्षा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, या डी अपवर्जन शिक्षा। तो देखिए वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ाना, ये आपकी अभी लास्ट क्वेश्चन में बता कर आया हूँ, ये क्या होती है? समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी का समावेशन करके पढ़ाया जाना, शिक्षा दिया जाना आपकी समावेशी शिक्षा होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, सी परिवार का व्यवसाय, या डी परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। देखिए शैक्षिक रूप से कोई बच्चा पिछड़ रहा है तो उसका कारण नहीं है, वो नहीं है आपका परिवार का व्यवसाय। परिवार के व्यवसाय से कोई हमें लेना देना नहीं है कि बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परिवार की गरीब और आर्थिक स्थिति का फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि जो आजकल की शिक्षा में आपको पता ही है पैसे के बिना कुछ नहीं है, तो पैसे की बहुत ज़रूरी है। सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी। विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, बिल्कुल है, आप विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, वातावरण ही खराब है तो बच्चा पिछड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, बिल्कुल सही है भाई। किसी परिवार में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिखरा हुआ परिवार है, तो वहाँ पर भी बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, तो वो भी शैक्षणिक पिछड़ापन में आएगा, शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन परिवार का व्यवसाय ये नहीं आता है इस श्रेणी में, इससे पिछड़ापन नहीं होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, बी कोलकाता, सी देहरादून, या डी दिल्ली। अब देखिए राष्ट्रीय जो दृष्टिबाधित है वो संस्थान आपका कहाँ स्थित है? वो है स्थित आपका देहरादून में, उत्तराखंड राज्य में, आपका यूके उत्तराखंड राज्य देहरादून में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन ए विकलांग हैं, बी डिसलेक्सिक हैं, सी सृजनात्मक हैं, या डी प्रत्यास्थी हैं। तो देखिए अलग अलग सोच वाले पैटर्न में वो बच्चे वो पहचान करते हैं, वो करते हैं सृजनात्मकता, यानी कि जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं भाई अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग सोच विभिन्न तरीकों से किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता रखते हैं, तो वही तो आपकी सृजनात्मकता होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? ऑप्शन ए अन्वेषण, बी बातचीत या अंतःक्रिया, सी अधिसंज्ञान, या डी निष्क्रिय अवलोकन। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? बढ़ावा नहीं देता, नहीं पूछा है, तो अन्वेषण यानी खोज ये तो बढ़ावा देता है, बातचीत और इंटरेक्शन अंतःक्रिया ये बिल्कुल बढ़ावा देती है सीखने में, अधिसंज्ञान बिल्कुल देता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय अवलोकन, यार एक्टिव ही नहीं है छात्र, निष्क्रिय है बिल्कुल, तो वहाँ कहाँ से सार्थक सीखना होगा, कहाँ से अधिगम होगा, कहाँ से लर्निंग होगी? तो वो ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी कोहलर, या डी स्किनर। तो देखिए सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है वो दिया आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने
दिया है। इन्होंने आपके सीखने के 3 नियम बताए थे मुख्य, और 5 गौण नियम बताए थे। 5 गौण नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रोवेल ने, या डी मॉन्टेसरी ने। तो देखिए किंडरगार्टन पद्धति जो है वो आपकी फ्रोवेल महोदय ने दी थी। तो फ्रोवेल ने आपका किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा, फ्रोवेल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जॉन डीवी, बी ऑसबॉर्न स्मिथ, या डी सी हरलॉक, या डी आसुबेल। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन, इसकी विधि के प्रतिपादक हैं वो आपके ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। ऑसबॉर्न स्मिथ, स्मिथ पूरा नाम इनका ऑसबॉर्न स्मिथ है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक हैं आपके वो ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन बी राइट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।